नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। महाराष्ट्र स्पेशल दंगल में आप सभी का स्वागत है। संकल्प भी विकल्प भी, एक तरफ संकल्प है तो दूसरी तरफ विकल्प है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए बीजेपी महायुति का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने 50 लाखपति दीदी बनाने का, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का और 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया है। उसके साथ साथ 25 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया है। किसानों के लिए भी काफी वादे किए हैं, कर्ज माफी जैसे वादे उन्होंने किए हुए हैं। वही आज महाविकास आघाड़ी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे वो विकल्प पत्र कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा करने के लिए जातीय जनगणना वो करेंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के कर्जे को माफ करने की भी घोषणा की है। उसके साथ साथ ग्रेजुएट डिप्लोमाधारियों के लिए 4000 रुपए महीने देने का वादा, यानी बेरोजगारी का भत्ता देने का वादा किया गया है। आज एक और खास बात रही है कि महायुति में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर भी अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर यह तय करेगी। यानी चुनाव के बाद किसी को भी 2019 की तरह कोई भी वादा नहीं किया गया है। देश के सबसे बड़ी पार्टी का महाराष्ट्र के चुनाव का घोषणा पत्र बन रहा है। यही बुक 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ओर से सियासी समर में तीखे तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज दोनों ओर से मैनिफेस्टो जारी कर जनता के लिए लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया गया। ये दो तस्वीरें देखिए। अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं से लेकर कारोबारियों तक के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। वहीं महाविकास आघाड़ी ने भी मैनिफेस्टो में कई वादों के जरिए जनता से पुकार लगाई कि अब की बार उनकी सरकार बना दे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने विपक्ष पर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किए। खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ने उनके वादे ही कॉपी कर लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने कहा कि आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर करेंगे। एमवीए के तीनों दल पहले ही 5 गारंटी दे चुके हैं और अब विस्तार से चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जातीय जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर साझा प्रहार किए। अमित शाह ने एमवीए को बेमेल गठबंधन बताया।
इतना ही नहीं, अमित शाह बोले उद्धव में हिम्मत है तो राहुल से सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द कहलवाएं। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है वो मोदी जी ने किया, और खुद मोदी दूसरों के लिए कहते हैं शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश को, हाँ भाई संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो। अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया तो खरगे ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। कोरे कागद आहेत ते संविधान नाही, ते कोरे कागद आहेत हो, ते दाखवते राहुल तुम्हाला। ये कितना झूठ में मैं बोलूं तो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वो झूठों का सरदार है। आज महायुति में सीएम पेश को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीनों सहयोगी पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि सीएम कौन होगा। कि पहले 10 मुद्दे महायुति ने घोषित किए हैं और तीनों पार्टियों का अलग अलग संकल्प पत्र है। युति की सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के मंत्रियों की एक कमेटी बनेगी जो तीनों पार्टियों के संकल्प पत्र को विचार कर इसकी प्रायोरिटी तय करेगी और 100% इम्प्लीमेंटेशन। महाराष्ट्र में जहां महायुति दावा कर रही है कि उसे दोबारा सत्ता में लाने के लिए जनता ने मन बना लिया है, वहीं महाविकास अघाड़ी कह रही है कि शिंदे सरकार की विदाई तय है। फिलहाल दोनों ओर से जुबानी जंग जारी है। साहिल जोशी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो इस पर गर्मा गर्म डिबेट हमारी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज मेरे साथ वो खास मेहमान रहेंगे जो ना महायुति के साथ में है ना महाविकास आघाड़ी के साथ में। इन्होंने महायुति को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए बिना शर्त समर्थन दिया था महायुति को लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हो पाया। हमारे साथ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। इस बार उनके बहुत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और वो दरअसल किसका खेल बिगाड़ते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। इस बार जैसे मैंने कहा कि मन से अकेले के दम पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 14 या 19 के मुकाबले ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में आपने उतारे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में लग रहा है कि आप एक एक्स फैक्टर की तरह उभर कर सामने आएंगे। आपको किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या पिच कर रहे हैं आप लोगों को कि आप महायुति के साथ भी नहीं है, महाविकास आघाड़ी के साथ भी नहीं है? देखिए, युति हो या क्या आघाड़ी हो, इन लोगों के आप 10-15 साल के मैनिफेस्टोज निकाल के देखिए। जो आज वो बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है उनके मैनिफेस्टो में 10-15 सालों से। मैं उतनी बात कर रहा हूं जितना कि पॉसिबल हो सके कि ये मुमकिन है या नहीं है, उतनी बातें मैं लोगों के साथ कर रहा हूं। जो जितना मुमकिन है, जो मैं कर सकूंगा, उतनी बातें मैं लोगों के सामने रख रहा हूं। और वो जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 15 साल से 20 साल से यही बातें कर रहे हैं। अगर 15-20 साल से अगर यही बातें कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स अभी तक छूटे क्यों नहीं? आज भी आप वही बातें क्यों कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि यही फर्क है उनमें और मुझ में। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आप उनके साथ में थे, महायुति के साथ में थे और बीजेपी के साथ, खास करके प्रधानमंत्री को आपने समर्थन दिया था, खुला समर्थन दिया था। क्या इस बार आपका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया है? क्योंकि विधानसभा के लिए सबको लग रहा था कि आप उनके साथ में चले जाएंगे, आपको कुछ सीटें मिल जाएंगी महायुति से। मेरी एक रैली जब हुई थी यहाँ पे गुड़ी पड़वा की, आपको याद होगा, जहां पे मैंने डिक्लेयर किया था कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिन शर्त सपोर्ट करेंगे। और उसी वक्त मैंने कहा था
कि आने वाली विधानसभा के लिए काम पे लग जाओ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने लोकसभा के लिए उनको सपोर्ट किया था, लेकिन विधानसभा के लिए हम अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ये मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, और एक उसी मंच पे किया था मैंने, ये दोनों बातें मैंने उसी मंच पे की थी। नहीं, लेकिन 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 फिर भी आपका और बीजेपी का एक अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, क्योंकि आपने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और आपके सपोर्ट से ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, आपके बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो आप उनके साथ में ही जाएंगे ना चुनाव के बाद में? अगर महायुति सरकार बनाने के सूरत में आती है तो आप उनके साथ ही जाएंगे ना? माहौल इस तरह का है कि मुझे लग रहा है कि बीजेपी की यानी महायुति की सरकार आएगी और हमारे सिवा बैठ नहीं सकेगी, या हमारा सपोर्ट लगेगा उनको, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बात अगर बीजेपी की अगर करें तो शुरू से जब मैं शिवसेना में था तब से लेकर आज तक शिवसेना एक पार्टी छोड़ के, और अभी मेरी पार्टी, अगर मेरे क्या कहते हैं, मेरे जीवन में अगर कोई अच्छे संबंध किसी के साथ संबंध अगर किसी के साथ आए, वो बीजेपी के ही आए। यानी प्रमोद महाजन जी होंगे, या गोपीनाथ राव हमारे होंगे, या नितिन जी होंगे, या मैंने कहा था कि अटल जी, बाला साहब के साथ बहुत बार अटल जी के साथ मुलाकात हुई। अटल जी मेरे घर पे भी आए थे, अडवाणी जी थे, वो आए थे, उनके साथ तो बहुत बार बातें मेरी हुई है, उनके घर पे भी बातें हुई है। तो एक इस तरह का एक संबंध शुरू से मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आया, ना कभी कांग्रेस वालों के साथ आया, ना कभी एनसीपी वालों के साथ आया, ना और किसी के साथ आया। तो एक आपके लिए भी एक कंफर्ट जोन होता है, एक कंफर्टेबल आप किसके साथ है ये भी आप देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले से वैसे भारतीय जनता पक्ष के साथ मैं कंफर्टेबल हूं, जिनके साथ मैं बात कर सकूंगा। कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि और पार्टी के लोग भी एक दूसरे के साथ बात करते होंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता होगा किसके साथ बात करें। यहां पे तो एक पक्का है, मुझे मालूम है कि बाबा किसके साथ बात करनी चाहिए और क्या है, और बात सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, संबंधों की बात। मतलब यह निकलता है कि अगर उनकी सरकार बनाने की नौबत आ जाती है और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होने वाला होगा तभी आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि कोई और मुख्यमंत्री बनने वाला होगा तो आप महायुति के साथ जाएंगे। क्या यह मतलब निकाला जा सकता है इसका? उनका अलायंस जो है वो उनका है। वैसे देखा जाए तो मेरी पार्टी बाहर की पार्टी है, लेकिन मैं कंफर्ट जोन कहां देख रहा हूं, वो भाजपा के साथ है। तो अभी आपने मस्जिद पर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया हुआ है, और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ आए थे, यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने आकर कहा था बटेंगे तो कटेंगे नारा दे रहे हैं। तो ये कैंपेन कहां जा रहा है? आपका अभी भी नारा वही है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए? अब तो महायुति की सरकार है, बीजेपी के गृह मंत्री है। देखिए उसको क्या कहते हैं, यानी जब मैंने कहा था तो बहुत सारे मुस्लिम मेरे पहचान वाले भी हैं, वो भी कह रहे थे कि नहीं इस तरह का कोई लाउड स्पीकर था कब? जब धर्म आया तब लाउड स्पीकर था कब? और लाउड स्पीकर आपको लगता क्यों है? दिन भर आप इतने शोर मचाते रहते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना करनी है, आपके घर में करो। मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी अपना धर्म अपने घर के अंदर रखे, बाहर ना लाए। हमारे धर्म से भी अगर किसी को अगर परेशानी होती है तो मुझे लगता है कि वो चीजें बंद होनी चाहिए। मेरे पास एक मुस्लिम पत्रकार आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बेटी 2 महीने की है और मेरे बाजू में मस्जिद है, वहां पे वो बांग चलाते रहते हैं, मेरी बेटी सो नहीं सकती। और जब से आपने कहा है उनकी आपकी मस्जिद के ऊपर से वो लाउडस्पीकर बंद किए थे, बोले अभी जब जैसे बंद हुए हैं मेरी बेटी सोने लगी है, शांति से सोने लगी है, हमें भी शांति है। उसने कहा मैं मुस्लिम हूं, मैं घर में नमाज पढ़ता हूं, सारी चीजें करता हूं, लेकिन ये जिस तरह का शोर हम लोग पूरी हर जगह पे मचाते हैं, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। आपका देखिए त्योहार मनाना एक बात अलग होती है, और रोज 365 दिन और 24 घंटा अगर आप यही बात करते रहेंगे तो कौन सा धर्म है जो कहता है कि लोगों को परेशान करो? लेकिन राज जी जब आप हनुमान चालीसा की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तब तो उसको नॉइस पोल्यूशन का मुद्दा नहीं कहा जा सकता ना।
आप तो फिर कोई और मुद्दा उठा रहे हैं। आदित्य जब वर्ली से खड़ा था तब मैंने एक गुड जेस्चर में मैंने वहां पे हमारे 48 यानी कितना 39,000 वोट्स हमारे वहां पे चला गया एक्चुअल में है। और जब वो खड़ा हुआ तब मुझे लगा कि हमारे परिवार का कोई एक सदस्य खड़ा है, मुझे लगता है कि मुझे खड़ा नहीं करना चाहिए उनके सामने उम्मीदवार। ये एक गुड जेस्चर की बात थी, मैंने किसी के साथ बात नहीं की थी, ना किसी को फोन किया था ये मैं कर रहा हूं, अभी अगली बार ऐसे ऐसे होगा तो आपको करना है, बिल्कुल नहीं। इस बार भी अमित का जब नाम जब सामने आया तब अमित का नाम सारी चीजें होने के बाद, सब डिस्कशन होने के बाद नाम डिक्लेयर कर दिया। मैंने किसी के साथ पूछताछ नहीं की थी कि आप मुझे कैंडिडेट नहीं डालेंगे तो मैं अमित को खड़ा करता हूं, ये बात नहीं की थी मैंने नाम डिक्लेयर कर दिया था। गुड जेस्चर में आपके संबंधों के साथ आपको लगता है कि आपको कैंडिडेट नहीं खड़ा करना है तो मत कीजिए, अगर खड़ा करना है कीजिए, लेकिन आप नहीं खड़े करने वाले इसलिए मैं अमित को खड़ा कर रहा हूं, ये बात नहीं होगी। उसे अगर इलेक्शन लड़नी है वो इलेक्शन लड़े, जो कुछ भी है वो देखा जाएगा। लेकिन बात ऐसी है कि आप सामने इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं देंगे, ये तो बाकी जो बातें जो है ये कहां से आई कैसे आई आपको तो भी पता है कहां से आती है बात, लेकिन मेरी तरफ से ये बहुत क्लियर था और इसमें कोई संदेह नहीं था। राज ठाकरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की और आपके पार्टी की राय इस पूरे चुनाव को लेकर क्या है वो बात आपने यहां पर रखी। उम्मीद करते हैं कि आपका एक्स फैक्टर 23 तारीख के बाद क्या रंग दिखाएगा, अगर ये नौबत आती है आप जो कह रहे हो तो बड़ा दिलचस्प मामला रहेगा महाराष्ट्र में। लेकिन डिबेट पर आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कोल्हापुर के जिला कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनंजय महाडिक को नोटिस जारी कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने महाडिक में से रैली में दिए गए अपने बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है, सफाई मांगी है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की रैली में शामिल महिलाओं की जानकारी उन्होंने मांगी थी। आपको बता दें कि महाडिक ने कहा था कि कांग्रेस की रैलियों में अगर आपको कोई महिला दिखे जिसने लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए का लाभ लिया है तो उसकी फोटो खींच लीजिए, हम उन्हें देख लेंगे। हमारी सरकार से सहायता लेना और कांग्रेस का गुणगान करना यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि तुरंत अपने बयान पर आप सफाई दीजिए। और यह भी मेरे पास जानकारी है कि आज रात तक हो सकता है कि बीजेपी के सांसद धनंजय महाडिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। तो चुनावी घोषणा पत्र, विकल्प पत्र और इसके बीच चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव के कोल्हापुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नोटिस भेज देना बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है महाराष्ट्र का चुनाव। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ चित्रा बाथम, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, और राजू वाघमारे, डॉक्टर राजू वाघमारे हैं, ये डेप्यूटी लीडर है और प्रवक्ता है शिवसेना के। शुरुआत करते हैं सैयद जफर इस्लाम जी से। सर, आपने इतनी बड़ी घोषणाएं तो कर दी, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की रैली में आपके सरकार के लाभों का फायदा उठाने वाली जो महिला अगर दिखेंगी तो फोटो खींच लीजिए और उनको हम सबक सिखा देंगे। अब चुनाव आयोग आपको नोटिस भी भेज रहा है, उसको लेकर एफआईआर हो सकती है। कैसा विकल्प है ये? देखिए, मैंने तो उस स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है और वो इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। अगर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है तो पार्टी लीडर्स और इलेक्शन कमीशन दोनों उस पर संज्ञान लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि आपने ऑलरेडी कहा है और इलेक्शन कमीशन ने अगर संज्ञान लिया तो ये इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में आ रहा है, उसके लिए अभी उस पर कोई टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। और जहां तक पार्टी की लीडरशिप है वो अपने इस चीजों का संज्ञान लेती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हमारी पार्टी बिल्कुल, चाहे किसी वर्ग से लोग आते हों, सबके लिए कुछ ना कुछ हर बार मैनिफेस्टो में उसके लिए रहते हैं। आज भी जो मैनिफेस्टो हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें आप देखिए, महिलाओं के लिए हमने 2100 रुपया पर मंथ देने का वादा किया है। मुझे 25,000 से ज्यादा जो है 25,500 जो है हर साल देंगे, प्लस 50 लाख
लखपति दीदी जिसका आपने भी जिक्र किया है, हमने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स बनाए हैं जिससे सीधे सीधे डायरेक्ट फायदा हमारी महिलाओं को होगा। हमने बुजुर्गों के लिए भी किया है, जो सीनियर सिटीजन उनको प्रायोरिटी में जो है जो उनको बेनिफिट्स मिले, इसके लिए उन्होंने आधार लिंक जो है उनका जो है फास्ट ट्रैक पे बेनिफिट्स मिले, उसके लिए भी हमने प्रोविजन किया है। हमने बहुत सारे ऐसे स्कीम किए जिससे आम जनता को फायदा हो, जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड, जो अगर महंगाई अचानक बढ़ती है तो उसके लिए किया है। हमने दिया है बच्चियों को 10,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया है, और ऐसी बहुत सारे नए स्कीम लाए हैं जिससे आम नागरिक को, आम जनता को, समाज के हर वर्ग को फायदा होने वाला है। अब हम जब कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक बनती है, तो आप उसका बात समझ सकते हैं साहिल जोशी जी, हम और आप दोनों मुंबई के निवासी हैं। अगर $1 ट्रिलियन अभी $0.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारे, लगभग $0.5 ट्रिलियन के, और यहां से डबल होता है तो कितनी नौकरियां होंगी आप सोचिए। तो कितने व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब होंगे, हर जगह जो है निवेश होता रहेगा, और हर जगह जो है विकास की गंगा ऑलरेडी बह रही है यहाँ पर। पहले कांग्रेस से मुझे कई सवाल पूछने हैं। जफर इस्लाम जी, ये इकोनॉमी को लेकर ना, महाराष्ट्र की इकोनॉमी को लेकर आपसे और कांग्रेस से कई सवाल पूछने, लेकिन एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। आपके 4 महीने पहले जो सहयोगी थे राज ठाकरे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे मुलाकात की है, और उन्होंने साफ कहा है कि भाई महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, 10-15 साल से तो वही वादे कर रहे हैं। नया क्या है इसमें? देखिए, आपने उनको ये भी सुना कहते हुए कि हमारी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की सोच से मिलती है, हमारे जो भी थॉट प्रोसेस है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। हम विकास की गंगा बहाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा अलाइनमेंट कभी होगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। ठीक है, उनका कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है एनसीपी और शिवसेना के साथ तो रहा है, लेकिन एनसीपी के साथ नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे ये जो बीजेपी की सोच है और जो माइंडसेट है, और जिस तरह से वो समर्पित होकर जनता की सेवा करते हैं, और जो विकास के लिए देश के और देश हित में और जनहित में काम करते हैं, प्रदेश हित में काम करते हैं, मेरा समर्थन उन्हीं को रहेगा। ये बहुत बात साफ लफ्जों में कह दिया। इससे साफ समझ में आता है कि जो कांग्रेस वाले जो मुंह में पानी लटका के घूम रहे थे, उनको क्लैरिटी आ गई है। और भी जो दूसरी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं सोच रही थी कि कहीं उनका कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, उनको उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है, हमारा साथ भाजपा और महायुति के साथ। ये तो कह दिया आपके इसमें, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की तो बात है नहीं। ये तो 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि वो असल में किसके साथ जाते हैं। लेकिन हालांकि वो कह तो रहे हैं कि महायुति के साथ जाएंगे करके। लेकिन चित्रा बाथम जी, आपके भी तो वादे बड़े बड़े हैं। जब लाडली बहन आई तब तो आप लोग कह रहे थे कि भाई इसका फाइनेंस कहां से होगा, और आपने अब कह रहे हैं कि आप 3,000 रुपए देंगे। लेकिन मुझे सवाल आपको पूछना है एक वायदे पर, कि आपने कहा है कि जो 50% की जो लिमिट है रिजर्वेशन की, उसे आप बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे आप? कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक का निकाल के देखिए। बिहार में भी ये कोशिश कर ली, लेकिन बिहार में भी ये हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ी कायम है कि भाई उनकी ट्रिपल टेस्ट है, वो आप पूरी करिए, तभी वो 50% की मियाद बढ़ सकती है। केंद्र सरकार में, पार्लियामेंट में उस पर कानून पास करना पड़ेगा, उसके बिना वो हो नहीं सकता। तो आप कहां से वादे कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप 50% की मियाद बढ़ा देंगे रिजर्वेशन की? नमस्ते साहिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, साहिल जी, जातिगत जनगणना के ऊपर आने से पहले मैं यहाँ पे जो महिला सुरक्षा मुद्दा था, जिसको बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत ही आसानी से रफा दफा कर दिया, उसके ऊपर मुझे बहुत ही भारी आक्षेप है। क्या घटिया स्टेटमेंट जो कल इनके राज्यसभा के मेंबर धनंजय महाडिक ने दिया, और जिस तरीके से खुले मन से उन्होंने महिलाओं को धमकाने की कोशिश करी और कहा कि हम देख लेंगे कि हमारे यहाँ से पैसे लेते हैं और किसी और का गुणगान करने के लिए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये इन्होंने जो खोके लेकर महाराष्ट्र की महिला सुरक्षा को धोखे में डालने का जो काम किया है, इसके लिए महाराष्ट्र की महिला इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि 64,000 वुमेन 2023 में मिसिंग है। 7,521 महिला उत्पीड़न के केसेस हैं। दैट मीन्स एन एवरेज कि 21 महिला उत्पीड़न के केसेस यहाँ पे एवरीडे हो रहे हैं। महाराष्ट्र
देश में सेकंड आ चुका है महिला उत्पीड़न के मामले में, और फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि 1500 रुपए देने से ये महिला सुरक्षा दे पाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये महिला सुरक्षा के लिए शक्ति जैसे जो कड़े कानून है उसको एक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए इनका जो आज मैनिफेस्टो निकला है वो एक महा छलावा है। और मैं आपके अभी प्रश्न का जवाब देती हूँ। जातिगत जनगणना पे जो आपने बात करी है, आपने सही कहा कि कोर्ट्स ने इस वजह से रिजेक्ट किया है हमेशा अपर कैप ऑन 50% रिजर्वेशन का। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स के पास आज तक पुख्ता नहीं रहा है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर एक बार पूरी तरीके से जातिगत जनगणना हो जाती है तो उसके बाद हम कोर्ट्स को ये कन्विंस कर पाएंगे और हम ये बता पाएंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, भले वो जॉब्स में हो, वो एजुकेशन में है, या फिर वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हो। ये कहने के लिए तो ठीक है ना, लेकिन जो नहीं हो सकता वो आप कहां से वायदे कर रही है? आपको भी पता है कि ये नहीं हो पाएगा, आपकी भले सरकार भी आए तब भी ये नहीं हो पाएगा। हर कोई तो ऐसे ही वादे कर रहा है ना कि भाई बीजेपी हो या आप, तो हो ही नहीं सकता वो आप वादे कर रहे हैं। आप तमिलनाडु में जानते हैं कि 50% से ऊपर वहां पे स्टेट में ओबीसी SC ST को आरक्षण मिला हुआ है। सालों हो गए, 25 साल पहले की बात कर रही है आप। बट वो एग्जिस्ट तो करता है ना सर जी, ऐसा तो नहीं है कि तमिलनाडु कहीं और है, वो हमारे देश के अंदर ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर सबूत होंगे, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डेटा, वो ये कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर हम उनको सबूत दे दें, उनको प्रॉपर डेटा दे दें, उनके ट्रिपल टेस्ट पे अगर हम खरे उतरेंगे तो वो जरूर कहीं ना कहीं इस लिमिट को जो है वो रिकंसिडर करेंगे और ये सभी के फायदे पे उतरेगी। जफर इस्लाम जी, आप अगर जवाब देना चाहे तो उनका कहना है कि भाई आप सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बिल कब से पड़ा हुआ है राष्ट्रपति के पास, उसकी मंजूरी हो ही नहीं रही है। शक्ति बिल जो महाराष्ट्र की तरफ से भेजा गया था, काफी साल हो गए उसको, और अभी आप कह रहे हैं कि 25,000 महिला पुलिस में भर्ती की जाएंगी। कहां से भर्ती करेंगे? इतने साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास जो डेटा है वो कहता है कि कम से कम 46,000 पोस्ट वैकेंट है होम डिपार्टमेंट में, और अब अचानक 25,000 महिलाओं की भर्ती कहां से करेंगे आप होम डिपार्टमेंट में? देखिए, मैं ये जितनी सारी आज संकल्प पत्र में अनाउंसमेंट हुई है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो भी हमने संकल्प पत्र में लिखा है वो पूरा करने का जो वायदा किया है पूरा किया है। इसमें हर चीज जो हमने लिखी है वो पूरा करेंगे। और जहां तक महिलाओं का सवाल है तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने बराबर बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किया है। और आज आप देखिए, सबसे सेफेस्ट स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है, आंकड़ों के हिसाब से भी और अदरवाइज परसेप्शन के हिसाब से भी। आप देश के किसी कोने में जाइए, आप पूछिए मुंबई के बारे में और अलग इलाके के महाराष्ट्र में, लोग कहेंगे सबसे सेफ जो स्टेट हो महाराष्ट्र है। लेकिन फिर भी हमने जो ऐसी एक कमेटी बनेगी जो तीनों पार्टियां जब जीत के आएंगी, क्या भूमिका है महायुति के हर तीनों नहीं, देखिए ऐसा होता नहीं ना, सरकार की भूमिका की ही वजह से ऐसा होता है साहिल जी। सरकार का कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में होता है, इसीलिए सरकार के एक्सेप्ट जो पॉलिसीज होती है या जो नियम कानून सरकार जिस तरह से फॉलो करती है उससे से कॉन्फिडेंस जनता को मिलती है। मैं एक बात और कहूं कि जो भी जनता की उम्मीदें हैं और जब समाज के किसी वर्ग की भी उम्मीदें हैं, हमारी सरकार आते ही 100 दिन के अंदर जो है हम विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और उसमें तीनों पार्टियों के मंत्री उस कमेटी के मेंबर एक कमेटी बनेंगे, मेंबर होंगे और हर ये चीजें जो है, इश्यूज जो है, मुद्दा है जो समाज से जुड़ा मुद्दा, इंक्लूडिंग महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, उसको हर तरह से पूरे तौर से उनके उम्मीदों पे खरा उतरे, ऐसे स्कीम और ऐसे कानून लेकर आएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इरादों पे चित्रा जी जवाब दीजिए आप, फिर मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। चित्रा जी जवाब दीजिए, फिर दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। जी जी साहिल जी, आपका सवाल क्या था? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, जो जफर इस्लाम जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। मैं यही कह रही हूँ कि इनका जो संकल्प पत्र है वो पूरी तरीके से छलावा पत्र है। और अगर आप इनका पिछला भी संकल्प पत्र उठा के अरे इनको तो पता ही नहीं इनका पत्र क्या है। मैं आपके बीच में नहीं
नहीं बोली थी। आप मैडम, लगातार झूठ पे झूठ नहीं, बोले मैं बता रहा हूँ कि आपको जरा सुनिए। हाथ से नहीं रखा गया है। अरे सुनिए जरा, सरकारों ने रखा बाथम है। जी सुनिए जरा, जाके देखिए आपके तीनों स्टेट में देखिए किस तरह से झूठ की फैक्ट्री बना के रखा आपने। झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस, जो भी आपने लिखा था अपने संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो में, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, वो नहीं पूरा किया आपने। आज जनता के बीच में आप जा नहीं सकते, यहाँ झूठ का फायदा, यहाँ आपको झूठ के सारे कोई सत्ता नहीं मिलने वाली है। वहाँ झूठ के सारे सत्ता पा लिया, यहाँ झूठ के सारे सत्ता नहीं मिलेगा। बातम जी, चित्रा बातम जी, आप अपने लीडर्स को बताइए झूठ बोलना बंद करें। झूठ बोल के आप लोगों ने लोगों को गुमराह किया, लोगों को गलत बोला और उसके साथ चलिए जरा किसानों की भी बात कर ले। आपके खुद ही आपके चलिए जरा किसानों की भी बात कर ले, किसानों की भी बात कर ले। चित्रा जी, जफर इस्लाम जी, जरा किसानों की भी बात कर ले। किशोर तिवारी जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, यहाँ पर विदर्भ से आते हैं कई सालों तक। एक मिनट जफर इस्लाम जी, जरा किसानों की भी बात कर ले, क्योंकि क्या है, किसान चुनाव आता है तब किसान बड़ा मुद्दा बन जाता है। हर कोई कहता है कि हम दुगना उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, कोई कहता है कि हम उनको एमएसपी उनको हम दे देंगे क्रॉप्स के लिए, कोई कहता है कि भाई हम अनियन का एक्सपोर्ट बंद करवा देंगे ताकि उनको प्राइस मिल सके, कोई कहता है कि हम पैसे बढ़ा के दे देंगे, उनका लोन वेवर कर देंगे। लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति वैसी ही बनी हुई है किशोर तिवारी जी। फिर आपकी सरकार आके चली गई, नई सरकार आ गई, स्थिति तो बदली नहीं है। आप भी किसानों को वादे कर रहे हैं कि 3 लाख तक आप उनका जो लोन है वो वेव ऑफ कर देंगे, हर बार यही वादा। मुझे संकल्प पत्र भी देखा, विकल्प पत्र भी देखा। हाँ, दोनों को देख के तो ऐसा लगा कि दोनों का कॉकटेल कर लेंगे तो अच्छा होगा। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ, इतना बड़ा दिल रखता हूँ। हाँ, लेकिन आपने जो सवाल पूछा साहिल जी, आपको मालूम होगा कि विदर्भ और मराठवाड़ा प्रांत में दररोज 30 किसानों की आत्महत्या हो रही है, और कांग्रेस के राज में हो रही थी और बीजेपी के राज में भी हो रही है। मैं किसान नेता था, हूँ। आपके भी राज में हो रही थी, आपके भी राज में हो रही थी। तुम थोड़ा मुझे बोलने दो ना। हाँ, ऐसा बीच बीच में मत बोलो। मैं बता रहा हूँ कि जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं आता, भूल जाते हैं तब तक तुमको बार बार, अरे जफर जब तक नीतियों में फर्क नहीं आता। देखो, कोर इशू किसानी के क्या है, साहिल तुम्हारे चैनल से कोई सुन लेगा तो अच्छा है, कि क्रेडिट साइकिल को रिस्टोर करना है। कर्जा माफी से रिस्टोर नहीं होती, और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी करना है, क्रॉप पैटर्न चेंज करना है। क्योंकि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख हेक्टर के अंदर खेती होती है, जिसमें से 90 लाख हेक्टर में 90 लाख हेक्टर में कपास और सोयाबीन होता है, और कपास और सोयाबीन यह संकट में आ चुका है, और इस पर दोनों संकल्प और विकल्प पत्र में कुछ भी नहीं बोला है। बोलिए साहिल। अरे आप अपनी पार्टी के संकल्प पत्र के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके पार्टी का जो विकल्प पत्र है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी कहती है कि 3 लाख तक कर्जा माफ कर देंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि उससे कुछ नहीं होता है। तो वादे क्यों कर रहे हैं फिर आप लोगों को कि हम ये कर देंगे? एक मिनट, उद्धव जी जब पहली बार आए तो उन्होंने कर्जा माफ किया, देवेंद्र ने भी कर्जा माफ किया, उसके पहले यूपीए सरकार थी उसने भी माफ किया। अरे कर्जा माफ करना ये सोल्यूशन होता? हाँ, तो किसानों की आत्मघात रुक जाते। जब तक तुम उनकी आमदनी बढ़ाते नहीं तब तक कुछ होता नहीं। कपास और सोयाबीन की आमदनी घट गई है, किसान बहुत अड़चन में है। साहिल, ये बात दिल्ली में बैठे वाले नौकरशाह को समझनी चाहिए, और महाराष्ट्र के मुद्दे कुछ और है। ठीक, ये लोग आ गए, कटेंगे बटेंगे। साहिल जी, मुझे मौका दीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ, ये 0.005 वाले जफर इस्लाम जी वाले, ये बात तो सही है ना कि जफर इस्लाम जी, ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है ना कि आपने आमदनी बढ़ाने का वादा किया था। आपने कहा था कि 5 साल में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आपकी आमदनी तो दुगनी हुई नहीं। इसके वजह से अभी आपको किसानों को 12,000 रुपये, महाराष्ट्र में 12,000 रुपये, 15,000 रुपये का वादा करना पड़ रहा है। इसी के वजह से तो हो रहा है ना ये आत्महत्या है।
मोदी जी के वजह से हो रही है अभी तो। देखिए, तीन बड़े अच्छे किसानों को ये तीन आत्मघात करा अच्छे रहे। कानून आए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश है। तो अरे सुनिए तिवारी जी, फिर भूल जाइएगा, याद रखिए क्या बोलना है, अरे नहीं तो फिर वापस आइएगा, भूल जाइएगा। लोखंडवाला में बैठ के नहीं मैं मालूम तक पड़ता तुमको। अरे अरे किसानों के बारे में क्या समझता तुमको? आ गए अरे यहाँ मैं कहा बोलने के लिए। लोकल और चलो अरे सुनो ना, अरे मालेगांव में कौन अरे खड़ा है सुन तो बताओ? लीजिए तिवारी। अरे मालेगांव अरे तिवारी जी सुनिए ना, काकोल अरे में छोड़िए खड़ा छोड़िए कौन ना, है अभी बताओ? ये सब आपका शुरू हो गया। तिवारी जी, कहीं तिवारी जी, क्या आप कौन अभी सब खड़ा है? बाद में कर लीजिएगा। अरे बुरी कोई तरह इसका आ रहे हो। नहीं, ज्यादा मत अरे बोलो। तिवारी जी, समझता वमझता कुछ नहीं, अरे आ सुन जाते तो हो। लीजिए। तुम बोलते हो अरे सुनिए, महाराष्ट्र फिर के हो। भूल जाइएगा। महाराष्ट्र के कहाँ हो तुम? पहले झूठ मत बोलो। अरे महाराष्ट्र के हो सुनिए ना, नहीं। महाराष्ट्र के हो अरे नहीं। महाराष्ट्र के तिवारी जी, अब आप बताओ तो मुझे। उत्तर प्रदेश के हैं। अरे भाई अरे कड़मनुरी मतदार संघ कहाँ है? अरे सुनिए ना, पहले मतदार संघ बताओ। आप महाराष्ट्र, कड़मनुरी मतदार संघ आप बताओ। उत्तर, अरे उस किलवट नहीं कहाँ है बोलना बताओ? हमको। नहीं यहाँ एक सुनिए, अरे एक मिनट। ताजगांव कहाँ है बताओ? अरे कुछ मालूम सुनिए ना, नहीं। तो आप कुछ तो अरे मालूम तिवारी जी, नहीं। अच्छा चलिए जवाब तो साहिल सुन जी, लीजिए ना। चुप कराइए। ये हम कोई भूगोल समझने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, पहले जवाब सुन लीजिए ना आप। अच्छा अरे बोलिए बोलिए, जफर अरे इस्लाम जी बोल दीजिए। ये अनपढ़ है। प्राइस तिवारी- स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में गलत बोला। सुनिए, अरे भाई तिवारी प्राइस जी, स्टेबलाइजेशन तिवारी जी फंड के पर्सनल बारे में रिमार्क्स मत मारिए। इनको कुछ भी मालूम नहीं है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में अच्छा ठीक है, इनको मालूम नहीं है। जफर इस्लाम जी को जवाब देने दीजिए ना पहले। पहले प्राइस स्टेबलाइजेशन के बारे में सुनिए बोलो। ना, महंगाई मैं इनका बढ़ेगी तो प्राइस स्टेबलाइजेशन पे कॉम्पेंसेट करेगा बोला। अरे भाई एमएसपी में difference राजू वाघमारे जी, आप ही तो जवाब दे price दीजिए, आपकी सहयोगी पार्टी है लीजिए, शिवसेना, आप ही जवाब दे दीजिए। राजू वाघमारे जी जवाब दे दीजिए। एक मिनट में जवाब देता हूं इनको। राजू वाघमारे जी जवाब दे दीजिए। मान चलिए सम्मान के साथ तिवारी जी, तो एक मिनट तिवारी जी को मान सम्मान बहुत किया। आप जरा तिवारी जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपको ही पता है जमीन में आपकी हवा खराब है, तो इसलिए आप भूगोल, अरे आपको मेरे पूरे, अरे सुन तो लीजिए तिवारी जी, आप अपने राजू वाघमारे जी, आपका समय निकल जाएगा, जवाब दे दीजिए आप। उसका ही अरे सर, लेकिन मैं क्या बात करूं? ये दोनों चुप बैठेंगे तो मैं बात करूं ना साहिल जी। अच्छा आप जवाब दे दीजिए, आप बोल दीजिए कि भाई दुगनी हुई कि नहीं। आपके सरकार ने दुगनी नहीं की, उसका जवाब दे दीजिए भाई। इसके वजह से तो ये सब झगड़ा हो रहा है। अगर दुगनी हो जाती तो ये सब वादे करने ही नहीं पड़ते किसानों को। सबसे पहली बात साहिल जी, किसानों की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं है, ये सत्य है। और इसके पहले जितने भी कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, सब जन ने बोला कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे। वो दुगनी तो हुई नहीं है। उसके कारण इस देश में, और अरे तिवारी जी आप सुनिए, वो हुई नहीं, उसके कारण बहुत से है। लेकिन हमारे सरकार, मेरे तरफ से बोल, हमारे सरकार ने, तिवारी जी इतना बौखलाहट हारने के लिए मत दिखाइए। सरकार निकम्मी है। आप मालूम है आप हार रहे हैं। सरकार के साथ हो, अरे निकम्मी सरकार के साथ हो। अरे आपको ही मालूम राजू वाघमारे जी, आप जवाब ठाकरे ऐसे ही चलता रहेगा। आप बोल दीजिए क्या हुआ भाई, आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया, बोलिए। आपका भी दिल बीजेपी के साथ है, अकेले में आपको पता है कि आप यूबीटी के साथ आप नहीं है, दिल से आप भाजपा के साथ थे। और आप अरे एक मिनट जफर इस्लाम जी, 1 मिनट रुक जाइए भाई। जफर इस्लाम जी 1 सेकंड रुक जाइए। राजू वाघमारे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राजू जी बात करिए, बोलिए। मैं चुप हो गया। देखिए, सबसे पहली ये बात है कि किसी भी सरकार से ये हुआ नहीं है, ये सत्य है। लेकिन अभी इस सत्य को हकीकत में बदलने के लिए हमारे महायुति की सरकार और महायुति के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने खेती के साथ साथ उसके पूरक उद्योग धंधों को बनाने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की है, बहुत से नियम बनाए हैं, घोषणा की है कि किसान के खेती के साथ साथ उसके पूरक उद्योग धंधों के लिए उसको लोन का इस्तेमाल। राजू वाघमारे जी, आपके घोषणा पत्र में आशा वर्कर्स का काफी उल्लेख किया गया है। पिछले साल जब हम नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन कवर कर रहे थे, तब वो आशा वर्कर्स रात भर विधानसभा के बाहर धरना देकर बैठी हुई थी।
तब आपको उनकी संवेदनाएं नहीं दिखी। अब चुनाव आ गए हैं तो आप उसके लिए घोषणा कर रहे हैं, आप अपने घोषणा पत्र में उसको ले रहे हैं। अब किसान भी आपके वादे को क्यों माने? देखिए, आप ही खुद ही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, किसी ने वादा नहीं पूरा किया। साहिल जी, हमने जो बोला मुख्यमंत्री एक लाड़की बहन का हमने वादा पूरा किया, सबके खातों में पैसे डाले। हमने वादा किया ज्येष्ठों को तीर्थ क्षेत्र लेके जाने का, हमने वो वादा पूरा किया। हमने आशा वर्कर को आश्वासन दिया था कि उनके पगार में बढ़ोतरी करेंगे, उनके पगार में हमने बढ़ोतरी की। हमने किसानों को वादा किया था कि उनको बिजली तो पिछले साल क्यों नहीं किया? पिछले साल तो वो रात को ठंड में बैठी हुई थी विधानसभा के बाहर। आज चुनाव आ रहा है तो आप उसकी बात मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम दुगनी करेंगे उनकी तनख्वाह। जी, अभी आप अगर 10 साल या 2 साल पहले चले जाएंगे, हमारी सरकार नहीं थी, हमारे मुख्यमंत्री 2 साल पहले आए। अरे 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं। अरे भाई, हमने वादा किया था, हमने वादा पूरा कर रहे। हम अगर उनका सैलरी बढ़ा रहे, केवल एक सवाल, हम उनकी सैलरी बढ़ा रहे, हमने जो बोला था वो पूरा कर रहे। हम जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। हम ये उबाटा जैसा हवा में कुछ बातें नहीं करते। जो महिलाओं के लिए हमने योजना लेके आई, वो महिलाओं की योजनाओं को महिलाओं को रिश्वत कर, अरे अति विद्वान विकास आघाड़ी बोल रही थी। कौन बोल रहा था कि महिलाओं की योजना हम बंद करेंगे? अरे मुझे एक बताओ, बोल रही थी आशा वर्कर का महिलाओं को। ठीक है, ठीक है राजू अकबर जी, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। कौन गया था? विकास आघाड़ी गई थी। और आज कौन से राजू अकबर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। किशोर तिवारी जी, अरे कौन विश्वास करेगा कि जो भाई लोग महिलाओं की आशा बंद अच्छा करने के लिए किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी किशोर तिवारी जी, कौन विश्वास करेगा? भाई किशोर तिवारी जी, आप अपने एक मिनट राजू अकबर जी, एक मिनट शांत हो जाइए। फेडर डाउन करिए उनका जरा, फेडर डाउन करिए उनका जरा। किशोर तिवारी जी, आप भी थोड़े शांत हो जाइए। आप तो अपने पार्टी का विकल्प पत्र भी मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं कि किसानों के लिए कर्ज माफी से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो जरा 1 मिनट शांत रहिए। मुझे पहले जफर इस्लाम जी का कुछ जवाब देना था, वो पूरा करने दीजिए। काफी आरोप लग चुके हैं बीजेपी पर। जफर इस्लाम जी का जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद चित्रा वाथम जी के पास जाएंगे। जफर इस्लाम जी, खत्म करिए आपकी बात। देखिए साहिल जी, मैं ये क्विज खेलने नहीं आया। अरे चुप रहो। तिवारी जी का मानसिक संतुलन खो चुके हैं, लगता है इनको पता चल गया जमीन में। अरे जफर इस्लाम जी, बात खत्म करिए, बात की बात हो जाएगी, समय खत्म हो रहा है, बोलिए। इसलिए तो मैं सिर्फ आपको बता रहा, देखिए हमने किसानों के लिए 3,000 12,000 से 3,000 बढ़ा के 15,000 सम्मान निधि। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट देखिए, किसने सबसे ज्यादा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किसने माना? हमने माना। आपके सहयोगी ने माना क्या? अरे आपका तिवारी जी, आपके सहयोगी कांग्रेस ने माना? कभी नहीं माना। अब आपने सुनिए, आप भी आइए आगे। आमदनी बढ़ी है और आज आप गृह मंत्री जी ने कहा ना कि अगले 5 साल के अंदर जो महायुति की सरकार में उनकी आमदनी बढ़ाने का हर वो कोशिश करेंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन इन लोगों ने क्या किया इतने सालों तक? जितने साल कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया इन लोगों ने? कभी नहीं माना कमीशन की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। आप जरा सवाल कीजिए अपने सहयोगी से कि क्यों नहीं किया था। चलिए हड़पने का काम करने वाले लोग अपने आप को किसानों के फेवर वाले बता रहे हैं। इससे ज्यादा निंदनीय और हो क्या सकता है? संकल्प पत्र भी आ गया, विकल्प पत्र भी आ गया। जो संकल्प 10 साल पहले किए गए थे वो वैसे के वैसे ही है, जो विकल्प 10-15 साल पहले किए गए थे वो भी वैसे के वैसे ही है। और इसीलिए एक के बाद एक योजनाएं और घोषणाएं आज देनी पड़ रही है। वो उसमें से कितनी घोषणाएं, इकोनॉमी की तो क्या होने वाली है हालत, वो कहना तो बड़ा मुश्किल है। आज की स्थिति में मैं बार बार हमारे हर शो में कह रहा हूं कि जो वादे दोनों तरफ से किए गए हैं, उसके बाद अगला जो भी कोई वित्त मंत्री बनेगा उसे बजट संभालना काफी मुश्किल होगा। आज ही हमने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार से बातचीत की थी और अजित पवार खुद ये कह रहे हैं कि भाई कुछ योजनाओं को लेकर दोबारा सोचना होगा। कौन सी योजनाएं जारी रखनी है, नॉट जो घोषित की हुई योजनाएं नहीं, जो पहले से चल रही है, ऐसे योजनाओं को लेकर पहले से सोचना होगा। तो अगर यही बात है तो क्यों है ऐसा
कि जब सरकारी तिजोरी के बाहर जाकर इस तरीके के वादे करने पड़े, और इसका जवाब मुझे लगता नहीं है कि किसी भी डिबेट पे हमें मिल पाएगा। आज की स्थिति में महाराष्ट्र में वादों की लड़ाई है, महाराष्ट्र में साख की लड़ाई है। हर कोई, हर पार्टी, हर गठबंधन आके आपके सामने वादे रख रहा है, लेकिन आपको सावधानी से चुनना है। यह बात जरूर आप याद रखिएगा। तो दंगल के शो में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।